नाज़रीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये वीडियोस बनाना जितना मैं आसान समझ रहा था उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल साबित हो रहे हैं, बट इन एनी केस आई होप यू फाइंड यूज़ इन दैम एंड तो देन इट्स ऑल वर्थ इट, एंड इफ़ यू डोंट फाइंड दैम यूज़फुल देन ऑब्वियसली इट्स ऑल अ वेस्टेड एफर्ट। मुश्किल इसलिए बट लेट्स स्टार्ट विद प्रीवियस क्वेश्चंस एंड सम कंसर्न्स जो पिछली दफ़ा से थे। सबसे पहली तो बात यह है कि जी साउंड का प्रॉब्लम था, होपफुली दैट्स गॉन नाउ, एंड दूसरा इशू ये था कि लोगों का ये भी कहना था कि जी हमें स्क्रीन ठीक नज़र नहीं आ रहा। ज़ाहिर है मेरा ख्याल है कि वो रेजोल्यूशन कम थी, तो इस दफ़ा मैं कोशिश करूँगा कि जी आपको स्क्रीन ठीक नज़र आए। तो जो नोन प्रॉब्लम्स हैं वो तो हम ओवरकम करें, जो अननोन हैं वो ज़ाहिर है हर दफ़ा नए आते हैं। तो अभी मैं पिछले 2 घंटे में काफ़ी टाइम ज़ाया कर चुका हूँ इसको ठीक बनाने में, बट इन एनी केस सो ओंटारियो बिल्डिंग कोड का क्यों मुश्किल मुझे लगा कि ये एजुकेशनल कोर्स बनाना ज़्यादा मुश्किल काम है। वो इसलिए मुझे लगा, इनिशियली मेरा ये ख्याल था कि मैंने जब ख़ुद हाउस 2012 किया था तो मैंने बड़े मेटिकुलस नोट्स बनाए थे और उन सब में बड़ी अच्छी साथ इलस्ट्रेशंस लगी हुई थी। हर जैसे जैसे ओंटारियो बिल्डिंग कोड से आप गुजरते हैं तो उसका मतलब क्या है, जो वो अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है तो वो उसकी तस्वीर, बिकॉज यू नो कहते हैं पिक्चर्स वर्थ 1000 वर्ड्स। और मुझे भी, मैं चूँकि ग्राफिक लर्नर हूँ तो मुझे जब मैं एक तस्वीर देखता हूँ तो मुझे बात सही समझ में आती है, अदरवाइज़ उस तरह रिलेट नहीं कर सकता। तो मैंने बड़े अच्छे नोट्स बनाए हुए थे और मेरा ये ख्याल था कि मैं आपसे शेयर कर लूँगा वो नोट्स। बट देन आई सडनली रियलाइज़, जब मैं ये यूट्यूब पे बनाने लगा तो क्योंकि वो सारे नोट्स बने हुए हैं उन किताबों से या उस मटेरियल से जो कि कनाडा में बिकता है और वो मैंने ख़रीदी थी। अब वो मैंने तो ख़रीदी हुई है लेकिन वो आपने तो नहीं ख़रीदी हुई, सो वो मैं इस तरह कॉपीराइटेड मटेरियल स्ट्रेट अवे डाल नहीं सकता। सो इसलिए मुझे अपनी सारी एक्सरसाइज फ्रॉम स्क्रैच करनी है, नए सिरे से नोट्स बनाने हैं। और ये तो अच्छा है कि क्रिसमस की छुट्टियां थी तो मैं घर पे था, तो आई spent hours and hours making new notes again, and to the extent of this first video I've finally been successful. अब मेरा चैलेंज ये है कि मैंने वो illustrations और graphic content वहाँ से उठाना है जो कि नॉन कमर्शियल यूज़ की चीज़ें हैं, क्योंकि ज़ाहिर जो लोग अपनी किताबों में बेचने के लिए वो कंटेंट डाल रहे हैं वो मैं डालूँगा तो प्रॉब्लम होगी, वो मैं कर नहीं सकता, गैर कानूनी है। So this is the challenge, and I've tried to do this, and I hope it's hard work, and I hope that I do not get any copyright challenges. I've taken material जो कि not for जो कि for public use है और free of charge है इस वक्त, and जो मैं अपने वीडियोस पे there'll be no commercials, ताकि ये ना हो कि जी this is purely for educational use, and I will try to give credit to everybody जिसका मैं मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ, बल्कि मैं so let's just dive straight away into it and let's go into the Ontario Building Code and मैं स्क्रीन ओके। सो मैंने आपके लिए एक नोट्स का स्ट्रक्चर बनाया है, और ये नोट्स जो हैं, अब घर कैसे बनता है, घर आप सारे बुनियादों से बनता है। पहले फुटिंग डलेगी, फाउंडेशन डलेगी और फिर हम आगे चलेंगे। तो मैंने भी वहीं से शुरू कर रहा हूँ। तो ये जो मेरे नोट्स हैं ये आप देख रहे हैं कि ये परमिट, एक्सकवेशन, फुटिंग और फाउंडेशन तक चलेगा। होपफुली ये मैं कोशिश करूँगा कि जी जितना कंप्रेस्ड हो और जितना टाइम ज़ाया किए बगैर आप तक कम्युनिकेट करूँ नॉलेज। लेकिन ऑब्वियसली मैंने ये भी देखना है कि आप टोटल नए होंगे, आप में से बहुत से लोग इस डिसिप्लिन को, और ज़ाहिर है वो जो हम क्लास में जब हम, आई एम नॉट अ ट्रेन टीचर अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैंने ये देखा था कि जो क्लास का शायद में जो पढ़ा रहा होता है शख्स, उसको ये देखना होता है कि जो लास्ट बंदा है वो उसकी समझ में आएगा या नहीं आएगा। सो आई ट्राई टू फाइंड दैट बैलेंस कि जी अच्छा। सो लेट मी काइंड ऑफ गिव यू द स्ट्रक्चर। ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बाद नीचे लिंक दिया होगा। ये एक अलग कहानी है, क्योंकि अब मसला ये है कि यूट्यूब के नीचे आप डाउनलोड डॉक्यूमेंट करने का ऑप्शन नहीं दे सकते, आप एक लिंक ही दे सकते हैं। तो मुझे ज़ाहिर है ये डॉक्यूमेंट फिर कहीं जाके अपनी वेबसाइट पे स्टोर करना पड़ा, वहाँ का लिंक वो कैसे करते हैं वो फिर मैंने वो सीखा, आई मेड अ न्यू पेज देयर। बट इन एनी केस सो
you can see this and I've given it a structure and I'll explain it to you. And since ये structure फिर हम follow करेंगे तो पहली दफ़ा ही hopefully मुझे आपको ये explain करना पड़ेगा और future में then you'll be aware of this structure और बाकी notes बाकी जो हम conversations करेंगे उसमें फिर यही schema चल रहा होगा. So सबसे पहले तो मैंने ये किया है कि Ontario Building Code की जो body of knowledge है total, क्योंकि ज़रा एक दो बातें आप appreciate कीजिए. आप सिर्फ मेरे वीडियोस देख के एक स्किल नहीं ले सकते. मैं भी सिर्फ प्रोफेसर फ्रांचेस्को का वीडियो देख के नहीं सीख सकता था. सो आपको मेरा जैसे मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि ऑन्टेरियो बिल्डिंग कोड इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ मेमोरी, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स. अच्छा, और सो इट्स एन ओपन बुक एग्ज़ाम. 3 घंटे का इम्तिहान होता है. सो आपके पास 180 मिनट हैं. उसमें 70 सवाल आपको प्रेजेंट किए जाते हैं और आपने 70% मार्क्स स्कोर करने होते हैं फॉर यू टू क्वालिफाई. That means के of the 70 questions you have to get 49 right, and you have got 2.5 minutes to roughly 2.5 minutes to decide कि जो 4 options उसके नीचे दी गई हैं, क्योंकि multiple choice होता है, उसमें से कौन सी वाली ठीक है. And if you score 49 correct, which is 70% of the 70 questions, then you are successful. Now देयर इज़ अ स्कूल ऑफ थाट जो कि लोगों का ये कहना है कि जी वो तो चूँकि आजकल वो डिजिटल भी कॉपी आपको मिलती है तो आप कंट्रोल F करके भी वर्ड का स्ट्रिंग ढूंढ सकते हैं, तो यू कुड गेट लकी एंड यू नो गेट द राइट आंसर्स एंड मे क्वालिफाई. बट देन द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज़ इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ मेमोरी, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स. बिकॉज फ़र्ज़ करें मुझे मतलब एक बंदा इस वक्त ला के ऑन्टेरियो बिल्डिंग कोड का सर्टिफिकेट पकड़ा दे, ये लीजिए आप क्वालिफाई हो गए, तो मैं उसका करूँगा क्या? क्योंकि देखें इसमें 2 करियर पाथ्स हैं. या तो आप गवर्नमेंट रेगुलेटर बन सकते हैं, तो आप जाके वो एग्जामिन करेंगे और इंस्पेक्ट करेंगे और ज़ाहिर फिर उसकी एक लाइबिलिटी एंड उसके वो अगर आपने गलत करेंगे तो उसकी कॉस्ट आएगी ऑन ह्यूमन लाइफ एंड देन टू योरसेल्फ टू. और अगर आप एक डिज़ाइन कंपनी खोलते हैं उस सर्टिफिकेट से, तो जब आप डिज़ाइन करने के काबिल ही नहीं होंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स ही नहीं होंगे, आप बना ही नहीं सकेंगे, या पहले ही आपका वो रिजेक्ट हो गया, वो कोई बाहर फेंक देगा, तो देयर इज़ नो पॉइंट इन जस्ट गेटिंग अ सर्टिफिकेट. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट. सो मैं आपको के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँगा. मैं आपके साथ लाइन बाय लाइन कोई चीज़ रीड नहीं करूँगा ऑन्टेरियो बिल्डिंग कोड, बिकॉज उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. मैं अगर लाइन बाय लाइन आपके साथ रीड करूँ, या क्लास 3 की कोई रीडिंग की क्लास तो है नहीं. वो अंग्रेज़ी लिखी हुई है, अंग्रेज़ी आप भी उतनी अच्छी समझते हैं जितनी अच्छी मैं समझता हूँ. सो मैं आपको सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँगा. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू मोस्ट वेलकम, आप नीचे पूछिए एंड आई ट्राई टू आंसर देम द बेस्ट आई कैन, और इफ़ आई कांट देन आई फाइंड आउट फ्रॉम पीपल मोर नॉलेजेबल देन मी. क्योंकि इंडस्ट्री में ज़रा शायद मैं ज़्यादा लोगों को जानता हूँ, तो मैं किसी से पूछ पाछ के आपको आपका जवाब दे दूँ. एनी केस, सो मैंने सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ कि यू विल हैव टू, मैं इसमें आपको स्टडी मटेरियल्स भी नीचे सजेस्ट कर रहा हूँ, होमवर्क्स भी दे रहा हूँ. सो यू विल हैव टू ऑब्वियसली वर्क मच मोर देन मी एंड स्पेंड मच मोर टाइम, क्योंकि मेरा लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा क्या आधे घंटे 40 मिनट 1 घंटे का हो जाया करेगा. बट यू विल हैव टू स्पेंड मोर टाइम इन टू दिस टू अंडरस्टैंड इट एंड मूव फॉरवर्ड. आई कैन ओनली हेल्प यू एंड असिस्ट यू. सो let's having said that, let's move into this. So जो कंपेंडियम आप ऑन्टेरियो बिल्डिंग कोड का लेते हैं, और मैं नीचे लिंक भी दे रहा हूँ, यहाँ से आप इसको फ्री ऑफ चार्ज भी डाउनलोड कर सकते हैं. ऑन्टेरियो बिल्डिंग कोड बिकता है, लेकिन ये गवर्नमेंट की एक साइट है जिसका मैं लिंक दे रहा हूँ. इससे आप इसकी PDF कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं. मैंने पिछली दफ़ा आपको वर्ड दिया था, वर्ड में थोड़ा सा ढूंढना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसमें PDF में थोड़ा सा आसान हो जाएगा. तो ये PDF का मैं लिंक दे रहा हूँ, ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा. सो आप उसको साथ साथ पढ़ सकते हैं. सो माई नोट्स विल काइंड ऑफ हेल्प यू, एंड देन इफ़ यू हैव क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, बट obviously you'll have to read the Ontario Building Code. So Ontario Building Code जब आप डाउनलोड करते हैं, आप में से अक्सर ने किया हुआ भी होगा वर्ड में, तो it comes into 2 volumes as we've said. Now volume number 1 has got obviously 3 parts. आपने प्रोफेसर फ्रांचेस्को का होपफुली होमवर्क में जो आपको वीडियो दिया था वो भी आपने देखा होगा. डिवीज़न A है, डिवीज़न B है, डिवीज़न C है. इसकी हम डिटेल्स में भी जा सकते हैं, बट हम सिर्फ दैट्स नॉट अवर ऑब्जेक्टिव. मैंने कहा हम तो एक कोने से घर बनाना शुरू करेंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हाउस 2012, और जो कुछ आपके सिलेबस में है वो सब इसमें से कवर करेंगे, लेकिन हम एक कोने से शुरू करेंगे, बेसमेंट से ऊपर आएंगे, और फिर जैसे जैसे जो सब्जेक्ट्स हमारे साथ जुड़ते जाएंगे उन पर हम बात करेंगे.
सो जनरली इसका स्ट्रक्चर ये है कि डिवीजन ए है, इसमें कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शनल स्टेटमेंट्स हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जी अगर आपने कोई एक घर बनाना है तो उसके खैर वो जब आप फंक्शनल स्टेटमेंट्स में जाएंगे और ऑब्जेक्टिव्स में जाएंगे तो ज़ाहिर है सेफ्टी एक ऑब्जेक्टिव है, और हेल्थ एक ऑब्जेक्टिव है, और स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी एक ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, ये वो सॉल्यूशंस जो हैं वो बी में दिए हुए हैं। कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शनल स्टेटमेंट्स क्या हैं वो आपको ए में दी गई हैं। और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस कि जी मतलब जैसे मैंने आपसे गुजारिश की थी कि बिल्डिंग कोड एक्ट था, पिछली दफ़ा मैंने बताया था कि एक बिल्डिंग कोड एक्ट बना, उसके तहत बिल्डिंग कोड जो है ओंटारियो बिल्डिंग कोड वो उसकी रेगुलेशन है। तो वो ज़ाहिर एक पूरा स्ट्रक्चर तय करता है कि जी एक चीफ बिल्डिंग ऑफिसर होगा, इंस्पेक्टर्स होंगे, फलाने होंगे, धमाके होंगे, और वो सारा फिर कनेक्ट करके आपको ला के देता है। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस और कहाँ आपने परमिट्स लेने हैं और क्या करना है वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव इसमें आ जाते हैं। सो ये तो आपका रफली आपका जो वॉल्यूम 1 है कंपेंडियम का ओंटारियो बिल्डिंग कोड का वो यहाँ पे है। वॉल्यूम 2 जो है वो आपका सप्लीमेंट्री स्टैंडर्ड्स हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन है अपेंडिक्सेस की सूरत में ऑफ वॉल्यूम 1 का जो हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे। But not to worry about it, I'm just giving you a rough structure right now. We'll delve deep into each one of these as per our syllabus, and I'll do my best that you understand the concepts and ask me questions. Okay, now so this is मैंने क्या किया है कि इन नोट्स में सबसे ऊपर तो ये एक स्ट्रक्चर रख दिया है आपके लिए। आप इसके हेडर और फुटर में दो चीज़ें देखेंगे, वो भी आपको अभी एक्सप्लेन कर दूं। एक तो मैंने अपनी तरफ से क्रेडिट देने की कोशिश की है, जहाँ जहाँ से मैं इलस्ट्रेशंस उठा रहा हूँ यहाँ पे वो कानूनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। दूसरी ये नॉन कमर्शियल है, और इसके नीचे मैंने यही लिखा है कि एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, और मेरे यूट्यूब पे कोई कमर्शियल्स इन प्रोग्राम्स पे नहीं चल रहे होंगे। सो दिस इज़ प्योरली, और उन्होंने वैसे भी फ्री ऑफ चार्ज वो मटेरियल दिया होता है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो मैं उसको यहाँ सिर्फ इस मकसद के लिए यूज़ कर रहा हूँ। सो ओके, ये स्ट्रक्चर देने के बाद फिर मैंने ये किया है कि आपका सिलेबस यहाँ पे रख दिया। ये नोट्स जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। इसमें मैंने वही सब कुछ लिखा है कि जी बिल्डिंग कोड है, और वो जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, एक कोने से जो सिलेबस मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने दिया हुआ है हाउस 2012 का, ये आई जस्ट लिस्टेड इट हियर। ये 3 चैप्टर पार्ट 3 है, और यू नो सॉरी डिविजन्स का, हाँ डिवीज़न का ये डिवीज़न बी का पार्ट 3 है, और फिर पार्ट 4 है, और फिर पार्ट 5 है। छोटे छोटे टुकड़े जो जहाँ जहाँ से आते हैं उसने एक बास्केट में डाले हैं। अच्छा, इसमें जब आप आगे चलते हैं तो आप ये देखेंगे कि सबसे ज़रूरी पार्ट 9 है हाउस 2012 में, क्योंकि ये पार्ट 9 बिल्डिंग है। इसके लिए मैं नीचे आपको एक प्रोफेसर फ्रांचेस्को का वीडियो दे रहा हूँ, वो ज़रूर देखिएगा। वो आपको वो डिस्टिंक्शन दे देगा कि पार्ट 3 और पार्ट 9, जैसे मैंने कहा कि जो ओंटारियो बिल्डिंग कोड एक बहुत बड़ा समंदर है नॉलेज का, तो उसमें से आप छोटे छोटे हिस्से पढ़ रहे हैं। तो जब आपके सामने एक बिल्डिंग आएगी या आपको एक डिज़ाइन आएगा, तो अब आपने सोचना है कि इसको मैंने किन स्टैंडर्ड्स पे बनाना है। तो वो मेजर उसमें 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 3 की बिल्डिंग है या पार्ट 9 की बिल्डिंग है। हाउस 2012 इज़ अ पार्ट 9 बिल्डिंग। तो मैंने ये सारी ये सिलेबस आपके सामने पढ़ा है, और इसमें जो मेजर चीज़ है वो पार्ट 9 है इसमें। तो मैंने फिर नोट्स में नीचे आपके लिए पार्ट 9 क्या होता है वो यहाँ पे लिखा है। पार्ट 9 की बिल्डिंग्स जो होती हैं उसका ये, हालांकि आपने पढ़ना है, हम उस सीक्वेंस में जाएंगे जो डिवीज़न ए में ये सारी बातें लिखी हुई, लेकिन ये मैंने ब्रीफली आपके लिए यहाँ समराइज़ किया ताकि जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपके जहन में बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा होगा। पार्ट 9 की बिल्डिंग्स वो होती हैं जो कि 3 स्टोरीज से नीचे होती। अच्छा, तो और फिर 600 स्क्वायर मीटर से फुटप्रिंट उनका कम होता है, और फिर वो उनकी ऑक्यूपेंसी CDE F2 या F3 होती है। वो CDE F2 F3 क्या है वो मैंने इसके नीचे लिख दिया ताकि आप आसानी से यहाँ से देख सकें। ऑक्यूपेंसी का क्या कॉन्सेप्ट है? वो जाहिर है, जैसे मैंने आपको कहा कि बिल्डिंग कोड के तहत जेल भी बन सकती है, हॉस्पिटल भी बन सकता है, बिल्डिंग कोड के तहत स्कूल्स भी बनते हैं और घर भी बनते हैं, अब और सुपरमार्केट्स भी बनती हैं और ऑफिसेस भी बनते हैं। अब ज़ाहिर है हर एक की रिक्वायरमेंट फ़र्क है। आप घर को जेल की तरह नहीं बना सकते और जेल को हॉस्पिटल की तरह नहीं बना सकते। तो हर ऑक्यूपेंसी यूज़ ऑफ बिल्डिंग क्या है उसके मुताबिक फिर उसके
कॉरिडोर्स, उसके दरवाजे, उसके अलार्म सिस्टम्स, उसकी इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, वो सब उस बिल्डिंग की यूज़ के मुताबिक बने होते हैं. वो ऑक्यूपेंसी है. विल गेट मोर इनटू दिस व्हेन वी गेट देयर, बट जस्ट इंट्रोड्यूसिंग एंड पुटिंग इट हियर फॉर यू. देन सो इनके तहत फिर 250 kPa लाइव लोड की बात है. ये जो हाउस 2012 का कोर्स है, या जो पार्ट 9 बिल्डिंग्स हैं, ये 240 kPa लाइव लोड. इसका मतलब ये है कि आप फ़र्ज़ करें आपके घर के 3 फ्लोर्स हैं, तो जो फ्लोर की स्ट्रेंथ है, ज़रा आपने घर के फ्लोर पे लाके ट्रक तो खड़ा नहीं कर देना, क्योंकि अगर जो ट्रक खड़ा करने के लिए जगह बनेगी उसके फ्लोर की स्ट्रेंथ और होगी, और जो घर हैं उसके फ्लोर की स्ट्रेंथ और है. तो पार्ट 9 की जो बिल्डिंग्स हैं, ये जो हैं, ये 240 kPa. सो अगर इन पैरामीटर्स में से आप किसी चीज़ में बाहर जाएंगे तो आप पार्ट 9 से निकल जाएंगे. इसलिए मैंने इसका स्कोप सबसे पहले ऊपर आपको लिख के दे रहा हूँ और उसका हल्का सा कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो जो पार्ट 9 की बिल्डिंग्स होंगी वो सारी की सारी 240 kPa के लोड से ज़्यादा नहीं होगी. kPa किलो पास्कल्स, इसका मतलब है रफली 1 किलो पास्कल इज़ 1 kilogram per meter square, if I remember correctly. Is it megapascal is 1000? Yes, megapascal. Okay, so kilopascals, 240 kilopascals. आगे मैंने नीचे लिखा है 240 kilopascals would roughly be 240 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर आपका फ्लोर लोड ले सकता है. तो आपने फर्नीचर रखने, आपने जो भी चीज़ें रखनी. उसके बाद आपकी छत 4550 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होगी. एंड नो मेंबर इज़ ग्रेटर देन 12.2 मीटर्स. मतलब ये है कि आपके जो स्पैन्स होंगे वो मैक्सिमम 12.2 मीटर्स. अगर इन पैरामीटर्स से आप बाहर जाएंगे तो यू विल गो आउट ऑफ पार्ट 9 बिल्डिंग, सो योर डिज़ाइन पैरामीटर्स वुड चेंज. सो जनरली पार्ट 9 का स्कोप क्या है और ऑक्यूपेंसीज क्या हैं वो मैंने यहाँ आपके लिए लिख दी हैं. उसके बाद मैं पार्ट 9 को ज़रा जो पार्ट 9 है डिवीज़न बी ऑन्टेरियो बिल्डिंग कोड का, उसका मैंने एक इंडेक्स आपके सामने रिप्रोड्यूस किया. दिस विल बी यूज़फुल टू यू कि जी ये किस तरह पढ़ा हुआ है. हालांकि आपकी किताब में भी दिया हुआ है, लेकिन आई फाउंड इट यूज़फुल कि इसको मैंने इस तरह रख दिया. यू कैन स्ट्रेट अवे जंप कि जी अगर मैंने फायर प्रोटेक्शंस देखनी है तो मैंने 9.10 में जाना है. अगर मैंने एरियाज़ का डिज़ाइन के कमरों का साइज़ कितना होगा तो मैंने 9.5 में जाना है. और अगर मैंने कुछ भी साउंड कंट्रोल देखना है, एक्सकवेशंस अगर मैंने देखनी है, जो फाउंडेशंस की अभी इस दफ़ा ज़ाहिर है हम बात करेंगे 9.12 पे जाएंगे. एक्सकवेशन, फाउंडेशंस, प्रोटेक्शंस, फिर फुटिंग्स एंड फाउंडेशंस, वील हैव टू टॉक अबाउट दिस, जो कि 9.15 में होगा. तो ये आपको वो दिखाता है कि हालांकि घर बनना तो शुरू होगा फुटिंग से, लेकिन ये तो वहाँ से नहीं शुरू करता ऑन्टेरियो बिल्डिंग कोड. ये तो जब आप पार्ट 9 में आए थे तो उसके 9.15 में जाके वो फुटिंग की बात करते हैं. तो यू हैव टू सॉर्ट आउट कि कौन सी चीज़ पहले आएगी और कौन सी बाद में आएगी, कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए उसका. सो आई हैव लिस्टेड इट हियर. But we will start with how a house is built so that it starts making sense to you. So this 9 is here for you. What I have done also is कि जी मैंने ये एक मुझे कहीं से मिला था नेशनल बिल्डिंग कोड, एक ऑन्टेरियो बिल्डिंग कोड है. मैंने पिछली दफ़ा आपसे गुजारिश की थी और मैंने कहा ये इंटायरली बहुत सिमिलर है नेशनल बिल्डिंग कोड, जो कि पूरे कनाडा में अप्लाई होता है, बाकी भी कनाडा के प्रोविंसेस में. सो इट्स नॉट स्पेसिफिक ओनली टू ऑन्टेरियो, but they are like almost 99.9% the same thing. So if you look at say National Building Code Part 9, तो वो exactly वही 9.1, 9.2, 9.3, 9. और वो उसी तरह. लेकिन ये टेबल लगाने की एक तो वजह यह थी कि आपको वो सिमिलैरिटीज़ बताई जाएँ कि जी किस, और ऑलमोस्ट जो नंबर्स लिखे हुए हैं 9.15, अगर हमारे पास वहाँ फुटिंग्स एंड फाउंडेशंस है तो वो यहाँ पे भी फुटिंग एंड फाउंडेशंस हैं NBC में. सो नंबर्स तक आइडेंटिकल है. सो यू विल बी एबल टू सी, बट दिस टेबल हैज़ अ स्मॉल एडवांटेज. इट गिव्स यू अ कॉन्सेप्ट ऑफ कि जी कौन कौन सा सेक्शन जो हमारी, जो मैं आपसे पहले बात की मैंने कि जी आपकी फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जी हम ये क्यों मतलब एक बना रहे हैं, तो ये उसको फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक भी दिखाता है कि जी जो आपका स्ट्रक्चर्स वाला इशू है तो ये 9.12 जो है वो स्ट्रक्चर्स में जाता है, 9.15 स्ट्रक्चर्स में जाता है, 9.10 जैसे मैं आपसे गुजारिश कर रहा था फायर प्रोटेक्शंस में जाता है, और ये 9.21 फायर प्रोटेक्शंस में जाता है. सो इसने उस तरह उसको तोड़ा हुआ है. आई थॉट यू फाइंड इट यूजफुल, सो आई जस्ट काइंड ऑफ पुट इट इन योर नोट्स हियर. नाउ लेट्स जस्ट डाइव इनटू द हाउस एंड हाउ.
सी वी आर ऑलरेडी 23 मिनट्स इनटू इट। मुझे ये कंटिन्यूसली टेंशन है कि जी वीडियोस बहुत लंबे भी ना हो जाएं ताकि मैं बोर द हेल आउट ऑफ यू, बट आई डोंट नो, आई आल्सो हैव टू सी कि जी यू अंडरस्टैंड दैम। एनीवे, सो मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि जी आपको 2 वीडियोस दिए थे आपको होमवर्क में, और उसमें मैंने आपसे गुजारिश ये की थी कि जी एक प्रोफेसर फ्रांसिस्को का वीडियो था और एक ये वुड फ्रेम कंस्ट्रक्शन का एक यूट्यूब का वीडियो था जिसकी ये तस्वीर अब आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। सो कि ये घर अब कहाँ से बनना शुरू होता है ताकि हम उस प्रोसेस को फॉलो करें, आपको लॉजिकल लगे। तो सब ज़ाहिर है घर बनना तो ये फाउंडेशन से शुरू होता है, फुटिंग। अब फाउंडेशन हम कहते हैं ये बुनियादें, अब बुनियादें एक्चुअली इज़ अ लॉट ऑफ कंपोनेंट्स, राइट। सो इट इज़ बिलो ग्रेड, बिलो ग्राउंड की कंस्ट्रक्शन ज़ाहिर नीचे से शुरू होगा घर बनना। तो सबसे पहले उसकी ये फुटिंग्स ले होंगी। फुटिंग्स जो है वो कौन सी चीज़ है, वो ये वाली चीज़ है, ये वाली सिर्फ चीज़ है। ये जो दीवारें हैं ये फाउंडेशन वॉल्स हैं। फुटिंग्स तो ये हैं जो कि फाउंडेशन वॉल्स को सपोर्ट करेंगे। सो घर का तमाम लोड जो नीचे ग्राउंड को ट्रांसफ़र होना है वो उन वॉल्स के थ्रू होना है, और वो नीचे कंक्रीट की फुटिंग्स होंगी जो वो सारा सॉइल को ट्रांसफ़र कर रही होंगी। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी मेक इज़ ऑब्वियसली द फुटिंग्स, राइट। अब ये फुटिंग्स कितनी गहरी होंगी, कितनी चौड़ी होंगी, कितनी मोटी होंगी, वो बिल्डिंग के साइज़ के मुताबिक होगा, उसके वेट के मुताबिक होगा, फलाना, एंड वील ऑल गेट इनटू दिस। सो दिस इज़ वाई वेयर वील स्टार्ट एंड गो अप। सो व्हाट इज़ द लॉजिकल प्रोग्रेशन ऑफ अ हाउस। तो ये तस्वीर मैंने इसलिए लगाई कि हम नीचे से ऊपर तक जाएंगे और एक एक इसमें बात करते हुए जाएंगे जो कि बिल्डिंग कोड चाहता है। अच्छा, ये एक छोटा सा मैंने आपके लिए ग्राफ लगाया है। सो before we can go into footings, the Ontario Building Code does not actually let you go into the footings. ऐसे थोड़ी है कि आप ऐसे ही बैठे एक दिन सुबह सुबह फुटिंग डालना शुरू कर देंगे। ओके, सो ये जो है जी ये एक वो है कि रफली घर कितनी देर में बनता है और उसका प्रोसेस फ्लो क्या है। सो कनाडा में घर 5-6 महीने में रियलिस्टिकली बन जाता है, बिकॉज दे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है और बड़ी स्टैंडर्डाइज्ड हैं चीज़ें। And Ontario Building Code is a big part of it because of that standardization. So आप ये देखें कि हमने चूँकि अब घर Ontario Building Code उस सेंस में पढ़ना है, तो आई थॉट कि इसका एक ग्राफ सामने रख लें कि जी हम किस स्टेज पे खड़े। सो पहली तो चीज़, आप बुनियादें नहीं बना सकते जब तक आपके पास ड्राइंग्स और परमिट्स नहीं होंगे। फाइनेंसिंग को तो छोड़ दें, बट ड्राइंग्स और परमिट्स आपको चाहिए होंगे। अच्छा, अब क्यों? क्योंकि पहले आप सिटी के पास जाएंगे और अपना डिज़ाइन लेके जाएंगे और परमिट्स अप्रूव कराएंगे। ये परमिट्स सिर्फ इसलिए नहीं है कि सिटी अपने उसके लिए रख रहा है। यही परमिट अब आपके जो आपका जिस बंदे ने कंस्ट्रक्शन करनी है, जो आपका ठेकेदार है, जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है, वो इसी परमिट के मुताबिक कंस्ट्रक्शन करेगा। सो दिस इज़ नॉट अ डिवाइस जस्ट फॉर द सिटीज़ फन, इट इज़ अ डिवाइस फॉर the plans on which the building will be created by your contractors. And so आपके जो contractors हैं they are also bound by the Ontario Building Code कि जी वो तब तक काम नहीं शुरू कर सकते जब तक उसके हाथ में permit नहीं है। So it's not only that you are responsible, it's everybody in that chain who is responsible for every step of the way for what they are doing कि वो building code के मुताबिक काम करेंगे। plumber building code के मुताबिक काम करेगा, उस design उस permit के मुताबिक काम करेगा। सो पहला स्टेप तो हम घर नहीं बना सकते जब तक हम ये परमिट्स नहीं करते। फिर लेआउट ऑफ द बिल्डिंग्स, फिर एक्सकवेशन ऑफ एंड फुटिंग्स, और इस आई एम ट्राइंग टू कवर पहले ये यहाँ तक एक्सकवेशन एंड फुटिंग्स तक। उसके बाद हम अगले कोर्स में आगे चलेंगे। होपफुली आई कैन डू इट विद इन अ रीजनेबल टाइम। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज़ द ओंटारियो बिल्डिंग कोड से अबाउट परमिट्स एंड about drawings and permits, right? So ये मैंने एक अगला सब्जेक्ट यहीं पे पहुंचा हूँ कि जी बिल्डिंग परमिट। अब इसमें कोई तस्वीरें नहीं है, इलस्ट्रेशंस नहीं है, अंग्रेज़ी है। मैं इसमें कोई बहुत डीपली जाऊँगा भी ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि इसमें अंग्रेज़ी है और वो आप खुद पढ़ सकते हैं। आई हैव ब्रॉट इट हियर फॉर यू। Another schema that I should put across to you is everything which is written in black is actually Ontario Building Code. तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा है BCA बिल्डिंग कोड एक्ट 11, ये उसकी डेफिनेशंस हैं, तो वहाँ से बिल्डिंग
मीन्स सो ये एक्चुअली ये मैंने नहीं लिखा, ये वो है जो कि आपके बिल्डिंग कोड में लिखा हुआ। और फिर जब मैं कह रहा हूँ कि ओंटारियो बिल्डिंग कोड, सो यही वो वाली बात, ये एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है और ये फिर उसके अंडर जो रेगुलेशन बनाई गई है वो है, ये ओंटारियो बिल्डिंग कोड का पार्ट 1 है जो कि यहाँ पे लिखा है। और फिर जब मैं उसका सेक्शन 1.3 बता रहा हूँ तो ये 1.3 वो है जो कि बिल्डिंग कोड में लिखा हुआ है। सो मैंने क्या किया है कि परमिटिंग के हवाले से जो चीज़ें थीं मैंने यहाँ पर अपने डिस्कशन के लिए आपके लिए नोट्स में रख दी हैं। ये चीज़ आपको यही रफली बताती है प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज में क्या होता है, फिर कंस्ट्रक्शन स्टेज में क्या होता है और पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेज में क्या होता है। एक बात आप देख लीजिएगा कि इलेक्ट्रिकल परमिट्स जो हैं वो सिटी उनसे डील नहीं करती, म्यूनिसिपैलिटीज़ डील नहीं करती। ओंटारियो की एक्सटेंट तक एक ESA एक अथॉरिटी है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अथॉरिटी है समथिंग, वो इलेक्ट्रिकल इश्यूज़ वो अलग से डील करते हैं। Ontario Building Code just touches the electrical issues, but there's a separate authority for it and permits come separately. Anyway, zoning and environment approvals और ये सारी बातें, ये चूँकि हमारे सब्जेक्ट में नहीं है बट आपको प्रैक्टिकल ज़िंदगी में इनकाउंटर होंगी, which is there. But so if you're becoming a regulator down the road, you would be expected to know zoning और ये सारे आपने approvals लेने हैं permit मिलने से पहले। मतलब इट्स अ सिमिलर कॉन्सेप्ट लाइक कस्टम्स। हम कस्टम्स में सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह नहीं देख रहे हैं, हम उसकी हेल्थ की भी रिक्वायरमेंट्स देख रहे हैं और हम उसके बाकी जितनी गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स हैं उनकी लेजिस्लेशन भी हमने देखनी है कि ओह ये लैंड जो है ये तो इस यूज़ में आ ही नहीं सकता, यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग नहीं बन सकती, तो आप इसका परमिट, आपने ड्राइंग ठीक बनाई होगी लेकिन ये यहाँ बन नहीं सकती। सो सिटी जब आपको परमिट देती है तो उसको वो सारे लेजिस्लेशन लेके चलना पड़ता है। सो दिस इज़ ब्रीफली एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन बिल्डिंग से अ हाउस एंड देन the legislation. I've put it here. If there's something that you don't understand, please feel free to ask me in the questions. I'll be happy to answer it to the best of my capability. So ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसमें बिल्डिंग की डेफिनेशन है और ये आपको बताता है कि जी ये 10 स्क्वायर मीटर्स रफली से बड़ा कोई भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यू नीड अ परमिट फॉर इट, डेमोलिशन करनी है तो यू नीड अ परमिट फॉर इट। फिर अगर किसी चीज़ में प्लम्बिंग लगी हुई है तो अगर वो 10 मीटर से कम भी है तो भी आपको परमिट चाहिए। सो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। मैंने कहा सिंपल अंग्रेज़ी है, कोई चीज़ समझ ना आए तो आप, हालांकि कानूनी लैंग्वेज में कभी भी सिंपल नहीं होती, बट ये मेरा तजर्बा है, बट यू कैन अंडरस्टैंड इट एंड रफली मैं आपको ये बता सकता हूँ। फिर जो उसमें एग्जाम्पशंस हैं तो वो भी यहाँ दी हुई हैं, फार्म बिल्डिंग्स को वो और तरह ट्रीट करता है। सो मैंने क्या किया है कि हर जगह पे एक्ट की क्या प्रोविज़न है और उसके बाद फिर बिल्डिंग कोड परमिट्स के बारे में क्या कह रहा है वो नीचे आपको लिख के दिया है, आपके नोट्स में डाल दिया है, वहाँ से उठा के उन सेक्शन से, ये बिल्डिंग कोड के जो ओंटारियो बिल्डिंग कोड से। उसके बाद ये भी लेजिस्लेशन है कि जी कितनी देर में आपको परमिट दिया जाएगा, या अगर आपको परमिट नहीं दिया जा रहा तो रिफ्यूज़ल आपको कितनी देर में इन राइटिंग और वजह के साथ कम्युनिकेट किया जाएगा। तो ये भी 1.3.1.3 में लिखा हुआ है। ये मैंने हर चीज़ के ऊपर उसकी डिवीज़न लिखी हुई, डिवीज़न C पार्ट 1। अब ये वही आप समझें कि जो ओंटारियो बिल्डिंग कोड में आपने देखा कि डिवीज़न C पार्ट 1 तो सबसे आखिर में लिखा हुआ है, हालांकि वो सबसे पहली बात है, परमिट आपको नहीं मिलेगा तो आपने वो पहले, आई फाउंड इट ईजियर टू गो इन दैट सीक्वेंस ऑफ लॉजिकल कंस्ट्रक्शन, सो इट हेल्प मी, सो आई काइंड ऑफ पुट इट हियर फॉर यू। सो ये वो टेबल है जिसके तहत अब आप ये देखेंगे कि एक्सेप्ट फॉर, ऐसे ही एक पढ़ते हैं कि एक्सेप्ट फॉर अ रिटायरमेंट होम, अ हाउस वेयर नो ड्वेलिंग यूनिट इज़ लोकेटेड अबव अनदर ड्वेलिंग यूनिट, 10 दिन में आपको जो सिटी है उसने आपको या परमिट दे देना है जब आपने सब चीज़ें उनको जमा करवा दी कंप्लीट, या उसने आपको रिफ्यूज़ल देना है तो आपको वजह बतानी है। अब इसमें हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, वेयर नो ड्वेलिंग यूनिट इज़ लोकेटेड अबव अनदर, so that means, what does that mean? Well, that means that you're not actually making two houses, you're not making one house, you're making two houses. That mean ये है अब वो secondary dwelling units जो अक्सर बन रही हैं। So secondary dwelling units में लोग basement में एक और घर बना रहे हैं और ऊपर एक और घर बना रहे हैं, तो उसमें जो टाइम है वो 10 days का ज़रूरी नहीं है, उसमें फ़र्क टाइम लाइन है। So that actually is not for a new house. So
एक्सेप्ट फॉर अ रिटायरमेंट होम, बिकॉज रिटायरमेंट होम की फिर और हालांकि पार्ट 9 बिल्डिंग है लेकिन वो हाउस 2012 से बाहर है और उसकी फिर अलग रिक्वायरमेंट्स। सो ये फ़र्क चीज़ें हैं, ये यहाँ लिखी हैं। अगेन इफ़ आई एम नॉट गोइंग टू गो रीड लाइन बाय लाइन, आई एम जस्ट गिविंग यू अ जनरल आइडिया एंड पुट इट ऑल हियर फॉर यू। It's English, you know, and so you can read it yourself. If you have questions, you can ask me. Now, the other concept, आपने उसमें देखा था कि जी पहले आपने परमिट्स लेने, परमिट ले लिया। अब सो परमिट के साथ ही आपने उसको लेआउट देना है। सो परमिट्स जब आते हैं सिटी के पास तो सिटी सबसे पहली जो चीज़ देख रही होती है वो उसका साइट प्लान और ग्रेडिंग प्लान्स देख रही होती है। लॉट ग्रेडिंग उसे कहते हैं। अब ये लॉट ग्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कनाडा में है स्पेशली। सो आई थिंक हर जगह पे है, पाकिस्तान में भी है, लेकिन वी नेवर रियली थॉट अबाउट इट। सो लॉट ग्रेडिंग का मतलब अब कनाडा में बहुत बर्फ़ भी पड़ेगी, बारिश भी होगी सब। अब अगर आपका घर इस तरह बना हुआ है कि जी वो बर्फ़ का पानी और बारिश ने अल्टीमेटली आपके घर की तरफ आना है और बुनियादों में आपके बैठना है, तो यहाँ पे तो फ्रीजिंग भी होगी और उसके बाद वो आपकी कंक्रीट की वॉल्स भी क्रैक कर देगा। सो व्हेन वाटर टर्न्स टू आइस इट इज़ प्रॉब्लमैटिक एंड स्नो इज़ अ लॉट ऑफ वाटर। ठीक है जी। तो हर घर की एक लॉट ग्रेडिंग बनी हुई होगी। सो लॉट ग्रेडिंग प्लान परमिट के साथ आएगा। सो घर का फ्लोज इस तरह डिज़ाइंड होंगे कि वो पानी आपके घर से दूर जाएगा, वो बहे दूसरी तरफ, और जहाँ वो बह रहा है वो अच्छा। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको फिगर में नज़र आ रही होगी, स्टॉर्म सूअर। इसका क्या मतलब है? सो पानी जब फ्लो करके जाएगा, अब आपकी जो छतों पे बर्फ़ गिरेगी, इसके पानी कहाँ जाएगा? अब आपके घर से एक तो आपका सेप्टिक निकल रहा है, जो सुएज आपकी निकल रही है, वो एक फ़र्क टाइप ऑफ पानी है जिसने एक फ़र्क डायरेक्शन में जाना है सुएज ने आपकी। और ज़ाहिर है सिटी के एक फिर मैसिव सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स होंगे। अब उसमें आप स्टॉर्म का पानी नहीं डाल सकते। स्टॉर्म वाटर मीन्स बेसिकली आपकी बर्फ़ और बारिश का पानी, क्योंकि ये पानी फ़र्क क्वालिटी का है। और अगर इसको आप सुएज के साथ मिक्स कर देंगे तो आपके जो सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो हाईली ओवरबर्डन हो जाएंगे। तो आपके जो हर घर है वो फ़र्क बिल्डिंग सर्विसेज से कनेक्टेड है। सो सुएज के लिए अलग कनेक्शंस हैं और स्टॉर्म के लिए अलग कनेक्शंस हैं। उनकी फिर वो कैसे ले डाउन होने हैं उसकी फिर एक अलग, मतलब वो प्लम्बिंग के उसमें आ जाता है, प्लम्बिंग ऑल बिल्डिंग्स में या बिल्डिंग सर्विसेज में, कि जी वो ताकि उनका पानी आपस में मिक्स ना हो और फिर उनकी ट्रीटमेंट्स किस तरह होंगी। सो ये पानी स्टॉर्म में कैसे जाना है? आपकी छतों से बर्फ़ जब पिघलेगी तो उसका पानी, या छतों पे जब बारिश होगी तो उसका पानी स्टॉर्म में जाना है, सुएज में नहीं जा सकता। सो वो सारे कनेक्शंस। सो दिस इज़ वाई अ लॉट ग्रेडिंग, या जो वैसे पानी पिघल रहा है ये अल्टीमेटली स्टॉर्म सिस्टम्स में जाना है और सुएज से सेपरेट रहना है ताकि सिटी उसको फिर प्रोसेस और तरह कर सके। सो और फिर आपका घर प्रोटेक्टेड रहे। एज आई सेड कि अगर पानी आपकी बुनियादों की तरफ सोक करेगा, इट हैज़ टू फ्लो अवे फ्रॉम योर हाउस। ऑल वाटर हैज़ टू फ्लो अवे फ्रॉम योर हाउस रादर देन इनटू योर हाउस। सो लेआउट की जो हम बात कर रहे थे और स्ट्रक्चर, इट्स मोर ऑफ एन एक्सटर्नल थिंग राइट नाउ। अंदर कमरों के साइज से उस लेआउट का अभी फिलहाल ताल्लुक नहीं होगा, अगर ड्राइंग्स में आएगा। Okay, so I've got that this figure is kind of there. So now let's get into this. I'm not sure कि अब जो आपकी ऑब्जर्वेशन थी कि आपको स्क्रीन ठीक नज़र नहीं आ रहा, तो आई एम नॉट श्योर कि अभी ये लार्ज इनफ है कि आपको नज़र आ रहा है कि नहीं। सो आई जस्ट मेड दिस। सो दिस इज़ रफली, जैसे मैंने वो एक हमने सैम्पल छोटा सा घर बनाया। सो हमने कहाँ से शुरू करना है? हमने हमने शुरू करना है, ये छोटी सी जो जगह है ये फुटिंग है। जो सबसे पहला स्ट्रक्चर ले डाउन किया जाता है वो दिस स्मॉल लिटिल थिंग इज़ योर फुटिंग, राइट? एंड सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू मेक। एंड ये फिर भी ये बाकी चीज़ें हैं, ये आपकी फाउंडेशन वॉल है, ये आपकी फुटिंग है, ये फिर आपका फ्लोर डल रहा है, ये फिर आपकी बैक फिलिंग होगी जहाँ आप मिट्टी वापस भरेंगे, क्योंकि ज़ाहिर पहले आप खड्डा खोदेंगे, एक्सकवेट करेंगे। ये फिर आपकी ड्रेनेज के सिस्टम्स हैं। ये आपकी ग्रेडिंग किस तरह हुई हुई है जो मैं बात कर रहा था। हर घर की बाहर ग्रेडिंग इस तरह हुई होती है कि जो भी बारिश या बर्फ़ होगी वो घर से दूर लेके जाए पानी उसको।
एंड अगर ये उल्टी हो जाए तो ये ज़ाहिर है सब आपकी फाउंडेशंस की तरफ पानी आएगा और अल्टीमेटली ये इसमें सोक होगा और फिर जब ये बर्फ़ बनेगा तो ये सारी वॉल्स को क्रैक करेगा। सो अगर आपकी बेसमेंट कभी लीक करती है तो वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस पॉसिबली इज़ कि जी आपके घर का जो बाहर ग्रेड है वो ख़राब हो चुका है और वो आपके घर की तरफ बाहर जाके देखिए कि आपके घर से ऊंची होनी चाहिए ज़मीन और फिर आहिस्ता स्लोप आउट कर रही होनी चाहिए। सो एनीवे ये है फिर रफली ये जो आप देख रहे हैं ये फ़र्ज़ करें आपकी बेसमेंट है या क्रॉल स्पेस है और ये आपके घर का बाहर है और ये फिर उसकी साइडिंग्स हैं, ये फिर अबव फ्लोर जो आपकी वॉल्स होंगी वो है, ये फिर आपकी छत है, ये आपकी इंसुलेशंस हैं। तो ये हम सारी चीज़ें अपने अपने टाइम पर बात करेंगे इन पे। फ़िलहाल हम बात करेंगे शुरू करेंगे फुटिंग्स से, लेकिन ज़ाहिर है हम फुटिंग्स तब तक नहीं बना सकते जब तक हम पहले खुदाई करेंगे। जैसे मैंने आपको ऊपर लिस्ट दी है, एक्सकवेशंस जो हैं वो 9.12 में लिखी हुई हैं। वी गो इनटू 9.12 एक्सकवेशन। ओके, नाउ एक्सकवेशंस 9.12 में मैंने क्या किया कि वहाँ से वो उठा के रिप्रोड्यूस कर दिया है ओंटारियो बिल्डिंग कोड से। 9.12 का चैप्टर यहाँ लिखा हुआ है, बड़ा छोटा सा चैप्टर है, और फिर उसके साथ मैंने तस्वीरें लगानी शुरू की। अगेन पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। तो आप वो जब तस्वीर देखते हैं तो आपको फिर अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि अंग्रेज़ी में कहीं क्या जा रहा था। वो कहता है जी सबसे पहले 9.12.1.1 रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर। द टॉप सॉइल and vegetable matter in all unexcavated areas under a building shall be removed. Now what does that mean, unexcavated area? अगर आप ये देखें कि ये अगर आपका घर बन रहा है और जहाँ पे बेसमेंट लिखा है तो आपके घर का अंदर है, ये आपके घर के बाहर है, ये भी आपके घर के बाहर है, इधर एक अटैच्ड गैराज बना हुआ है। अब ज़रा गैराज के नीचे तो सारा आपने एक्सकवेशन नहीं की हुई ना, दैट्स अनएक्सकवेटेड। In all unexcavated areas under a building shall be removed। इस पे से आपने क्या करना है, जो भी unexcavated areas हैं जिनके ऊपर आप कोई चीज़ बना रहे हैं, जैसे नीचे आपका डेक भी है, आप अगर यहाँ पे आप डेक बना रहे हैं तो उसके नीचे से जो वेजिटेबल्स और वो वाला मटेरियल जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो आपने हटाना है। वो इसलिए क्योंकि यू डोंट वांट एनीथिंग then again growing through them, right, and causing problems, so you remove them। Ontario Building Code लिखता है कि जी किस हद तक आपने जाना है। अगेन अंग्रेज़ी है, अगर कहीं पे वो हैं क्या उसे कहते हैं, क्या होता है यार वो जानवर, यहाँ पे लिखा भी है, इन लोकेलिटीज़ वे टर्माइट्स की इन्फेस्टेशन है तो आपने क्या करना है। सो अगेन सिंपल अंग्रेज़ी, बट उसको मैंने एक पिक्चर की फॉर्म में रिड्यूस करके यहाँ दिया है टू मेक इट ईजियर फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके, स्टैंडिंग वाटर, सिंपल एक्सकवेशन शैल बी केप्ट फ्री ऑफ स्टैंडिंग वाटर। अब आपने खड्डा खोदा और उसके पानी से भर गया तो ज़ाहिर अब आप उसमें कुछ नहीं बना सकते। सो वो बेसिक बातें वहाँ पे लिखी होंगी, उसको आप फ्रीजिंग से आपने रोकना होगा। ये इंपॉर्टेंट है, जब आप आगे जाएंगे तो फिर कनेक्ट होगा, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपने खड्डा खोदने के बाद अब आप इसमें आप फुटिंग वो करेंगे, पोर करेंगे, तो फुटिंग आप पानी में तो पोर नहीं कर सकते, फिर क्या होगा उसका। सो उसको वो ड्राई होनी चाहिए उस वक्त जगह, जब इंस्पेक्टर आएगा तो वो देखेगा उस वक्त उसके टेम्परेचर्स क्या होने चाहिए। क्योंकि एक जो कंक्रीट है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फिर अपनी स्ट्रेंथ पकड़ता है, वो क्या होंगे, और ये सारी बातें उसके साथ लिंक्ड हैं। कुछ चीज़ें आपको यहाँ जो कोड में लिखी हैं ये फिर सब्सिक्वेंटली आगे इसको आपको लिंकेज भी मिलेगा, ऑल्दो आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग देम टुगेदर सो दैट लिंकेज इज फास्टर फॉर यू। Okay, so then there's protection from freezing, precautions during excavation। मोटी सी बात है, आप खड्डा खोदें उसमें लोग गिरेंगे मरें, या आपने उसके साइड पे क्रेन खड़ी कर दी, उसका इतना वेट है कि उसने आपकी एक्सकवेशन गिरा दी, साथ की प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, किसी दूसरे का घर, उसकी लाइबिलिटी। सो जब भी आप परमिट लेने जाते हैं तो सिटी आपसे एक तो हर शख्स की इंश्योरेंस होगी इन दैट प्रोसेस, जिसने आपका घर डिज़ाइन किया वो भी इंश्योर्ड होगा, ताकि कल को कोई गंद होगा तो लाइबिलिटी किसकी है, उसके गले पड़ेगी। आपका कॉन्ट्रैक्टर की भी इंश्योरेंस होगी, आपने पड़ोस का घर गिरा दिया तो आपको बनाना पड़ेगा। सो वो ऑल दोज लाइबिलिटीज़ आर गोइंग टू बी देयर। इवन अदरवाइज फिर पब्लिक प्रॉपर्टी, घर के बाहर सड़क है वो आप ख़राब नहीं करेंगे, घर के बाहर खंबे लगे हुए हैं बिजली के हैं, फलाने गैस की पाइपलाइंस जा रही हैं। सो there are all those securities, precautions during excavation. You will have to make sure that you follow them, and because you will have the liability, and city आपसे वैसे भी वो लेगी, क्या उसे कहते हैं, एक refundable amount होता है जो वो सिक्योरिटी आपसे लेते हैं at the time of permitting।
ताकि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपके बिल्डिंग परमिट ख़त्म हुआ, जब वो आपको आके ऑक्यूपेंसी दे रहे होंगे या फाइनल क्लियरेंस दे रहे होंगे, तब वो अमाउंट आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा अगर आपने सब कुछ ठीक ठाक किया। अगर आप वहाँ गन छोड़ के चले गए हैं तो देन द सिटी विल कम एंड पिक इट अप एंड दे विल चार्ज यू फॉर इट कि जी ये आपने कचरा यहाँ छोड़ा हुआ था। एंड अगर आपने और उस पैसे से ज़्यादा का गंद आपने डाला है तो वो आपसे और पैसे लेंगे भी, इन्फोर्स करेंगे कि भाईजान ये आपने ठीक करना था, बिकॉज यू विल लीव इट द वे यू फाउंड इट एंड उसमें लोगों को इनकन्वीनियंस आप नहीं दे सकते। सो इन एनी केस प्रिकॉशंस यूनिंग ना। जो अभी फ्रीजिंग की हम बात कर रहे थे ना, अब ये हमने ज़मीन खोदनी कितनी है ज़रा वो डिपेंड करता है कि हमारी फुटिंग कहाँ जाएगी। अब उसमें जो बड़ी एक ज़रूरी दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस पे ओंटारियो बिल्डिंग कोड बात करता है। एक तो वो कहता है कि जी आपकी एक्सकवेशन टू अनडिस्टर्ब्ड सॉइल होगी। नाउ व्हाट डज दैट मीन, अनडिस्टर्ब्ड सॉइल? अनडिस्टर्ब्ड सॉइल व्हाट दैट मीन्स इज़ कि जी वो तो हो सकता है कि 2 फुट नीचे भी मैं खोदूँ तो अनडिस्टर्ब्ड सॉइल मिले। मतलब जो सॉइल अपनी नेचुरल स्टेट में, आपने देखा ना कि जी बहुत सी जगहों पे गार्बेज डंप होता रहता है और फिर उसके बाद वहाँ पे एक खुद ब खुद एक नेचुरल वो बन जाती है। या जैसे हमने देखते हैं कि जी हमने सी से लैंड रिक्लेम कर लिया है। कराची में कौन है वो केडीए वाले करते रहते, नहीं केडीए नहीं, क्या थे जो फौजी ऑर्गेनाइजेशन है, कोस्ट गार्ड वाले ने, मेरा जो भी है मैं भूल गया, कराची पोर्ट ट्रस्ट वाले, केपीटी वाले ने। सो वो नेचुरल स्टेट की सॉइल नहीं है, सो उसकी स्ट्रेंथ का हमें पता नहीं है। सो अनडिस्टर्ब्ड सॉइल मतलब जो उस इलाके की नेटिव अनडिस्टर्ब्ड सॉइल है जिसको पहले से डिस्टर्ब नहीं किया, वो अलग से क्रिएट नहीं की गई, वो वहाँ पहले कोई डेमोलिशन नहीं थी ताकि हमें अब कोई पहले वहाँ कोई डेमोलिशन हुई नहीं है ताकि हमें अंदाज़ा नहीं हो सॉइल का। सो यू गो टू अनडिस्टर्ब्ड सॉइल। सो आपकी जो फुटिंग रेस्ट करेगी वो अनडिस्टर्ब्ड सॉइल पे रेस्ट करेगी। अब वो अनडिस्टर्ब्ड सॉइल तो 2 फुट पे भी हो सकती है और वो 6 फुट पे भी हो सकती है। आपने जाना कितनी दूर है, कम अज़ कम कितना दूर आपने डिग करना है। और जो आपकी बेसमेंट होगी वो तो हो सकता है उसकी 9 फुट की छत हो, तो फिर आपने 9 फुट डिग करना है। तो ओंटारियो बिल्डिंग कोड ने एक मिनिमम तो आपको देना है कि इतना आपने डिग करना ही करना है। सो एक तो अनडिस्टर्ब्ड सॉइल तक आप जाएंगे, बट मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या होगी, उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो है कनाडा बीइंग अ कोल्ड कंट्री, द टेम्परेचर्स above the surface could go down to -50, could go down to anywhere practically. So बहुत शदीद सर्दी हो सकती है। अब जब अगर सरफेस के ऊपर इतनी ठंड होगी तो ज़ाहिर है आपकी ज़मीन जमना शुरू हो जाती है। सो कनाडा में देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ फ्रॉस्ट लाइन। सो इसका मतलब ये है कि ज़मीन का जो टॉप है वो कुछ टॉप तो फ्रोज़न हो जाता है, और जब वो फ्रोज़न होता है, हालांकि ज़मीन एक सर्टन पॉइंट के बाद आई थिंक इट्स 8, 10 और 12 फीट, उसके बाद टेम्परेचर उसका कांस्टेंट होता है ये अराउंड, विच इज़ इंटरेस्टिंग क्योंकि आप घरों के साथ, आप ज़मीन के साथ हीट एक्सचेंज के बड़े ज़ाहिर इकोनॉमिक अब सोल्यूशंस आ रहे हैं। मैं जब ज़ीरो एनर्जी हाउसिंग पढ़ रहा था, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, एंड जो अब मैंने अपना घर बनाना है, आई एम गोइंग टू मेक इट ज़ीरो एनर्जी हाउसिंग। सो ज़मीन के नीचे एक सर्टन लेवल पे तो फिर ज़मीन फ्रीज़ नहीं करती, लेकिन ऊपर की लेयर्स उसकी फ्रीज कर जाती है। सो कनाडा में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ फ्रॉस्ट लाइन कि इससे ऊपर ज़मीन फ्रीज करेगी, और जब ज़मीन फ्रीज करेगी तो उसमें ज़ाहिर गीली भी है, पानी भी है, तो वो आइस बन जाएगा, और जब पानी आइस बनेगा तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त, मतलब वो तो हर चीज़ को उठा देगी या तोड़ देगी या फाड़ देगी, बिकॉज आइस विल एक्सपैंड, वाटर द मोमेंट इट बिकम्स आइस इट स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग। आई रिमेंबर क्वेटा में जब हम होते थे तो हमें अपनी गाड़ी के रात को, उस वक्त एंटी फ्रीज टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, तो जो मेरी वो जीप होती थी, हमें रात को उसका वो ड्रेन करना पड़ता था पानी, ताकि वो या रेडिएटर फटेगा या उसका इंजन ब्लॉक फटेगा, क्योंकि वो पानी सर्दी में फ्रीज हो जाएगा। सो यू हैव टू मेक योर फुटिंग बिलो दैट फ्रॉस्ट लाइन, जहाँ पे ज़मीन का टेम्परेचर अब फ्रोज़न नहीं होता, वहाँ पानी लिक्विड ही रहता है, क्योंकि अगर ये आपकी जो फुटिंग के नीचे अगर पानी जम गया तो ये आपकी फुटिंग को उठा देगा, धक्का देगा, ऊपर उठा देगा। अब अगर आपका ये घर बना हुआ है और ये स्टेबल सीधा यूं खड़ा है, दोनों फुटिंग्स हैं, और यहाँ से एक फुटिंग को
पानी उठा देता है, बर्फ़ उठा देती है, तो अब आपका घर पूरा क्रैक होना शुरू हो जाएगा और टूटेगा। सो ऑल योर फुटिंग्स एंड यू मस्ट गो बिलो दैट फ्रॉस्ट लाइन। नाउ देयर इज़ अ सिंपल सी बात है, मतलब जो आगे नीचे इन्होंने टेबल पे दिया भी हुआ है, लेकिन इन एनी केस अब मैंने कहा आपकी बेसमेंट 9 फीट भी डीप हो सकती है, तो आप नीचे तो जितना मर्जी जाएं, फ्रॉस्ट लाइन से नीचे आप जितना मर्जी जाएं, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस कनाडा में, ओंटारियो में रूल ऑफ थंब ये है जी 4 फीट से तो नीचे आपको कोई इजाज़त नहीं देगा। देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस, उस पर मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन 1.2 मीटर्स या 4 फीट तो फ्रॉस्ट लाइन है ही है। आपने इससे नीचे हर चीज़ की फुटिंग या फाउंडेशन लेके जानी है। सो ये फ्रॉस्ट लाइन का कॉन्सेप्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इसलिए ये फ्रॉस्ट लाइन से नीचे ही जाएगा। सो इट्स गोइंग टू बी बिलो 1.2 meters, and this is exactly what this table shows you, 9.12.2.2. But this table is okay. So let's kind of look at two things. Going slightly back up here, supposing ये आपकी बेसमेंट है। अगर ये बेसमेंट है तो फिर फर्ज करेंगे हीटेड है, क्योंकि सर आप यहाँ रहते हैं, इसमें डक्ट्स लगे हुए हैं, आपकी पूरी फर्नेस चल रही है एट्सेट्रा। तो वो जब इसको गर्म रखेगी इसको, तो वो फर्श भी कंपैरेटिवली गर्म होगा और फर्श के थ्रू थोड़ी सी हीट नीचे भी जाएगी और वॉल्स के थ्रू भी शायद थोड़ी सी हीट बाहर भी जाएगी। तो इसके लिए फिर थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि ये पानी को फिर अनफ्रीज़ भी करेगा। फ्रॉस्ट लाइन से नीचे तो आपने जाना ही जाना है, ये तो नहीं, लेकिन ये फिर भी थोड़ा बहुत। सो हीटेड के लिए थोड़ी सी गुंजाइश दी गई है और अनहीटेड, सो अनहीटेड स्पेस के लिए अलग है ये जो टेबल हम दे रहे हैं। ये आप ये देखेंगे, मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कंटेनिंग heated basement or crawl space, minimum depth of foundation containing no heated space. So ज़ाहिर है उन दोनों के लिए उन्होंने थोड़ी थोड़ी रिक्वायरमेंट अलग की है। अगर आप इसका ये देखें तो यहाँ पे टाइप ऑफ सॉइल पे डिपेंडेंट है, ऑफ कोर्स टाइप ऑफ सॉइल पे डिपेंडेंट है। कुछ सॉइल्स जो होती हैं उसमें से पानी बड़ी जल्दी ड्रेन कर जाता है, नीचे चला जाता है, और कुछ सॉइल्स होती हैं जिनमें पानी ज़्यादा बैठता है, वो सॉगी रहती हैं, ज़ाहिर है उसमें आइस जल्दी ज़्यादा बिल्डअप होगी, सो वो लेस ड्रेनिंग सॉइल्स होती हैं। तो उन्होंने यहाँ पे एक सॉइल्स टाइप्स दी हैं और एक हीटेड और अनहीटेड स्पेस दी है और ड्रेनेज की टाइप दी है सॉइल की, और फिर उसके मुताबिक उसने आपको डेप्थ दी है। बॉटम लाइन घूम फिर के आप जहाँ से भी आएंगे आपने 1.2 मीटर्स पे जाना है। लेकिन अब जैसे पहला हम देखते हैं कि ये रॉक है, अब वो पत्थर है, वो तो है ही पत्थर तो बस उसमें तो पानी है ही नहीं, उस पानी में कभी बर्फ़ भी नहीं बननी, तो उसमें एक जनरली आपको नो लिमिट दी है, उसमें कोई पुअर ड्रेनेज या गुड ड्रेनेज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इट्स स्टोन, राइट। फिर कोर्स ग्रेन सॉइल जो है उस पर यही है, बिलो द डेप्थ ऑफ फ्रॉस्ट पेनिट्रेशन फिर भी आपने जाना है। लेकिन नॉर्मली जो चीज़ आपने याद रखनी है, हर जगह आप ये देखें बिलो डेप्थ फ्रॉस्ट पेनिट्रेशन। इसके लिए बहुत सारे इश्यूज होते हैं, सॉइल स्टडीज़ होती हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन ये टेबल आपको ये कहता है कि आपने एक तो फ्रॉस्ट लाइन से नीचे जाना है और जनरली रूल ऑफ थंब ये है 1.2 मीटर्स। तो ये आप देखिएगा, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैम। द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन फॉर एक्सटीरियर कॉन्क्रीट स्टेप्स, ओके, नाउ आई हैव हाइलाइटेड दिस फॉर यू। नाउ इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर हाउस। अगर आप अपने हाउस के साथ जो भी चीज़ आपकी कनेक्टेड है, अब अगर आप सीढ़ियाँ कंक्रीट की बनाते हैं घर के बाहर, तो अगर वो 2 स्टेप्स हैं सिर्फ उसके, राइजर्स हम स्टेप्स को यहाँ पे कहते हैं, अगर उसके सिर्फ 2 स्टेप्स हैं तो फिर तो वो आप ज़मीन के ऊपर रख सकते हैं। लेकिन अगर 2 स्टेप्स से ज़्यादा हैं, 3 राइजर्स हैं, तो फिर आपको उसको पूरी फाउंडेशन देनी पड़ेगी, लॉ की रिक्वायरमेंट है। अब आपके घर के साथ जो भी चीज़ अटैच्ड है और इस तरह हार्ड अटैच्ड है, अब अगर वो चीज़ उठ जाती है तो आपके घर की फाउंडेशंस जितनी भी हों, ये आपकी इस वॉल को तो तोड़ने की कोशिश करेगी ना जी, इसको भी उठाएगी अपने साथ जिसके साथ वो अटैच्ड है। सो वेयर एवर थिंग्स आर कनेक्टेड टू योर हाउस, डेक्स, या जैसे हम ये ऊपर तस्वीर देख रहे थे, फ़र्ज़ करें ये डेक है या गिराज है या जो भी है, तो ये भी अगर जो चीज़ आपके घर के साथ कनेक्टेड है उसको वो ज़मीन के साथ सिमिलर मूवमेंट होगी, क्योंकि अगर उसकी अलग होगी तो फिर वो आपके घर को तोड़ेगी। So I just kind of highlighted it here. Then there are exceptions कि किस चीज़ की ज़रूरी नहीं है कि फाउंडेशन नीचे तक जाए। So वो मैंने आपको वो डेक है, वो अगर घर के साथ कनेक्टेड नहीं है और 55 मीटर से कम है, या ये वो है, वो वाली बिल्डिंग है, वो कौन सी होती है इसमें लिखा भी होगा,
accessory buildings that are not of masonry or veneer construction, not more than 1 story in building height, not more than 55 square meters in building area, where the distance from finished ground to the underside of the floor joist is not more than 600 millimeters. So ज़मीन से ऊपर उसकी उस केसेस में आपको एग्जेम्प्ट किया गया है इन रिक्वायरमेंट से। ये मैंने उसकी एक तस्वीर भी लगाई है। सो अगर आपका एक डेक है जो कि एक स्टोरी से ऊपर है, उसकी छत नहीं है, और फिर ये अंडर साइड ऑफ द डेक नॉट मोर देन, सो जो इसने ये बात की है वो मैंने यहाँ पे डालने की कोशिश की। सो अंग्रेज़ी और उसके साथ उसकी तस्वीर। अच्छा, अब हम आते हैं जी बैकफिल पे। बैकफिल का आई एम कमिंग टू 54 मिनट्स नाउ। मैं 1 घंटे से ज़्यादा की रिकॉर्डिंग एक टाइम पे नहीं करूँगा, जहाँ भी आएगी उसे तोड़ दूँगा, बिकॉज़ इशू ये है कि वो शायद डेटा स्टोरेज में पीछे इतना गंद हो, तो इतनी बड़ी फाइल हो जाती है वो कि फिर उसको मैनेज करना एक मुश्किल होता है, रेंडरिंग मुश्किल होती है, और दूसरे और भी फिर मुझे मसाइल होते हैं कि फ़र्ज़ करें अगर वो ख़राब आई कोई चीज़, उसमें गंद हुआ, तो दैन इट just takes too much of time to go back and correct it. Okay, anyway, or it can't be corrected anyway. So let's move on, but if I finish that set 1 hour, then we'll just continue on a second 1 hour. Okay, anyway, so फिर बैकफिल की यहाँ ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ खड्डा खोदा है और उसको में पानी नहीं भरने दिया और उसको फ्रीज़ नहीं होने दिया और फलाना नहीं होने दिया, अभी तो हमने फुटिंग भी नहीं डाली, तो अभी से हम उसको बैकफिल क्यों कर रहे हैं। लेकिन वही मैंने कहा कि ओंटारियो बिल्डिंग कोड हमारे हिसाब से तो नहीं बना हुआ, वो तो आपको एक जगह पे जाके अपना सारा मटेरियल लिख देता है। अब आपको जहाँ जहाँ जो चाहिए वो आपने वहाँ से उठाना है, बट चूँकि ये एक छोटी सी चीज़ थी तो मैंने इसको यहाँ पड़ा रहने दिया। बैकफिल में वो एसेंशियली ये कह रहा है कि जी जब अब आप इस दीवार के पे मिट्टी दोबारा बाहर डालेंगे तो आपने मेक श्योर करना है कि इसमें आप ऐसे बड़े बड़े पत्थर या कोई चीज़ें ना डालें कि ये आपकी इस दीवार को तोड़े। आपने ये मेक श्योर करना है कि जनाब ये, अब आप ये देखें कि एक जब आप यूँ दीवार बनाएंगे फाउंडेशन की, तो इसके बाहर तो आप भर रहे हैं, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो द वॉल नीड्स अ लेटरल सपोर्ट, नहीं तो ये अंदर गिर जाएगी। तो वो कह रहा है कि जी इस दौरान आप इसको एक लेटरल सपोर्ट देंगे ताकि ये अंदर ना गिर जाए आपकी दीवार, जब आप ये सारी मिट्टी यहाँ पे डाल रहे हैं। इस मिट्टी में क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो सारा इसने यहाँ पे एक साइंस लिख दी है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। इस वक्त हम इसकी इस डिटेल में ज़्यादा जा भी नहीं रहे, बिकॉज़ ये हमारा जो बैकफिल है इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। बहरहाल इट्स राइट हियर, लेटरल सपोर्ट फॉर फाउंडेशन वॉल्स, इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया कि जी आपको अगर ये देखें तो जहाँ पे मैंने आई थिंक देयर इज़ अ फिगर विच विल काइंड ऑफ एक्सप्लेन दिस बेटर, वेयर इज़ इट, एनीवे, सो या अगेन सेम थिंग, जो आपका घर है कि जो फाउंडेशन है और जो उसकी फुटिंग्स हैं, आपकी फाउंडेशन वॉल पे सारा घर का वेट नीचे ट्रांसफ़र हो रहा है ज़मीन को, और फिर जो वॉल्स हैं फाउंडेशन की, ये ना सिर्फ नीचे वेट ला रही हैं घर का, ये यहाँ से भी इनको बाहर से सॉइल भी अंदर को पुश कर रही है। सो देर आर ऑल्सो लेटरल लोड्स ऑन इट, यू हैव टू cater for them. So this is the concept of lateral support of foundation walls. We'll get much more into this. Then the last thing is trenches beneath 912 की trenches beneath beneath footings. What does that mean? I've put a picture here which makes it absolutely clear. जब आपने ये आपकी फुटिंग है, जैसे मैंने कहा, इसमें एक चीज़ देखिएगा, ये छोटी सी एक डेंट सा ये पड़ा हुआ है, इसको जहन में रखिएगा। विल टॉक अबाउट दिस इज़ कॉल्ड अ की, राइट? व्हाई इज़ दिस मेड, विल टॉक अबाउट इट, क्योंकि ये आगे आएगा। सो जब आपने ये फुटिंग ले की और ये आपने फाउंडेशन वॉल खड़ी की, तो अब घर ने आपकी बहुत सी बिल्डिंग सर्विसेज से भी तो कनेक्ट होना है ना। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि जी आपकी स्विच के पाइप्स ने आना है, जहाँ घर के अंदर से वो ड्रेन हो रहे होंगे, फिर आपके स्टॉर्म सूअर्स ने कनेक्ट होना है, तो वो कैसे कनेक्ट होंगे? अब आपका बिल्डिंग का ये सारा वेट आप उनके ऊपर डालेंगे तो वो तो बैठ जाएंगे। सो ये ट्रेंचेस कैसे बनेंगी, ये बिल्डिंग कोड ने यहाँ पर लिखा हुआ। सो let's just stop here. We are at 57 minutes, and then इस पहले मैं फाइल को सारी को सेव कर लूँ, देखूँ कि ये ठीक है कि नहीं है, and then we'll continue from 9.3 onwards. कंक्रीट मेरा ख्याल था ये आधे घंटे का लेक्चर होगा, 1 घंटा तो ऑलरेडी गुजर गया और अभी हम आधे में भी नहीं पहुँचे। I hope it's making sense to you, and let's see this goes well. Thank you so much, and till next one.